ये जो आपके एग्जाम्पल्स है वो कौन से बेस के ऊपर है? सहज फॉर्म ITR 1 कब भरना है, उसके बेस के ऊपर है ये। आपको एक एग्जाम्पल लगता है, लेकिन आपको सिर्फ डिसाइड करना है कि आपको कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा। हेमंत शाह, रेसिडेंट इन इंडिया, is employed with ATC Private Limited as well as PQR Private Limited. During the year 2018-19, उसने सैलरी रिसीव की है ATC Private Limited से 2,76,000 एंड 4,10,000 PQR Limited से। Apart from salary income, he does not have any other income. दूसरी कोई इनकम उसकी है नहीं। He wants to file his income, return of income in सहज फॉर्म। वो चाहता है कि उसके यही इसी तरह से अपने रिटर्न फाइल करे अपने सहज में। हाउएवर उसके दोस्त ने उसको एडवाइस दी कि तुम ITR 2 के लिए एलिजिबल हो, ITR 1 के लिए नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास एक से ज्यादा कंपनीज है इसलिए। तो एडवाइस करो उसको कि वो सही है कि गलत है। तो हेमंत शाह पहले तो क्या है, वो रेसिडेंट इन इंडिया है। पहली कंडीशन तो हो गई, रेसिडेंट इन इंडिया। अब जो रेसिडेंट है अदर देन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, वही सहज फॉर्म 1 भर सकते हैं, यानी ITR 1 भर सकते हैं। जिसकी टोटल इनकम कितनी होनी चाहिए? 50 लाख से कम, 50 लाख या तो इससे कम होनी चाहिए। और साथ में जो इनकम आए वो इनकम किस में से आनी चाहिए? इनकम फ्रॉम सैलरी और पेंशन, इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये तीन में से कोई भी एक जगह से इनकम आनी चाहिए। सैलरी में ऐसा नहीं लिखा है कि एक जगह से सैलरी आनी, टोटल सैलरी 50 लाख या तो उससे कम होनी चाहिए। और साथ में फर्दर इन केस इनकम ऑफ अनदर पर्सन लाइक स्पाउस, माइनर चाइल्ड, वो सभी क्लब होने के बाद 50 लाख से उसकी इनकम बढ़नी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ITR 2 कब यूज किया जा सकता है? ओनली इफ इनकम बीइंग क्लब फॉल्स इन द अबव इनकम कैटेगरीज। सिंस हेमंत शाह इज हैविंग ओनली सैलरी इनकम, सिर्फ सैलरी इनकम है, ऊपर तीन तरह की इनकम हो ना तुम्हारे पास, तीन तरह की इनकम, कोई एक नहीं, तीन तरह की इनकम अगर हो तो तुम ITR 2 भरोगे। यहाँ तो सिर्फ एक ही इनकम है, उसको सैलरी के अलावा दूसरी कोई इनकम है नहीं, तो वो ITR 2 के लिए एलिजिबल नहीं, ITR 1 के लिए एलिजिबल है, क्योंकि वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है। वापस रिपीट करता हूँ, पहली कंडीशन क्या? तो रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया में, नॉट बीइंग ऑर्डिनरी रेसिडेंट, राइट। एंड दूसरी बात, उसकी इनकम 50 लाख या तो इससे कम होनी चाहिए। तीसरी बात, उसकी इनकम या तो सैलरी या तो पेंशन से, एक हाउस प्रॉपर्टी में से या तो अदर इनकम में से, राइट। और उसकी जितनी भी स्पाउस या तो बच्चों की इनकम है वो सब भी उसके साथ में क्लब होने के बाद 50 लाख की लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। ये सारी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाए तो अपने ऐसा मानेंगे कि ITR 1 यानी सहज फॉर्म वो भर सकता है, तो यहाँ भी ये एप्लीकेबल है। ओके, बस वही आपको जज करना है कि ये कौन सा फॉर्म भर पाएगा, बस, इससे ज्यादा नहीं। ड्यूरिंग द ईयर 2018-19, मुकेश प्रजापति हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरी 9,40,000, लॉस कितना है? 1,20,250 फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। कहाँ से आता है ये पैसा? इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। ही वॉन्ट्स टू फाइल हिज रिटर्न, आता नहीं जाता ये पैसा, लॉस है इसलिए। ही वॉन्ट्स टू रिटर्न हिज फाइल, he wants to file his return of income in such form, यानी ITR 1 के अंदर फाइल करना चाहता है, लेकिन उसका फ्रेंड केयूर पारेख जो अकाउंटेंट है उसको एडवाइस करता है कि फॉर्म नंबर 2 भरो, क्योंकि उसके पास हाउस प्रॉपर्टी से होने वाला लॉस भी है, तो उसकी एप्लीकेबिलिटी के लिए अपने को उसको एडवाइस देनी है, राइट। अब देखो क्या लिखा गया है, मुकेश प्रजापति वो रेसिडेंट है इंडिया में। ITR 1 is to be used by individual जो रेसिडेंट हो other than not ordinary resident, एंड उसकी टोटल इनकम कितनी होनी चाहिए? 50 लाख है तो इससे कम। पहले सारी कंडीशन ऐसे लिखते थे और उसमें तीन हेड लिख दो। फर्दर सबकी इनकम मिला के, यानी स्पाउस, माइनर चाइल्ड, सबकी इनकम मिला के टोटल इनकम कितनी होनी चाहिए तुम्हारी? ये 50 लाख होनी चाहिए, यानी सबको मिला के, स्पाउस एंड माइनर चाइल्ड को मिला के तुम्हारी इनकम होनी चाहिए। इज टू बी क्लब विद द इनकम ऑफ SSC। ITR 2 can be used only if income being club
फॉल्स इन द अबव इनकम कैटेगरी। अब उसकी इनकम कितनी है देखो, 9,40,000 उसकी इनकम है। लॉस है, कितना है लॉस तुम्हारा, 1,20,250, लेकिन किस में से, ओनली वन अकाउंट, एक हाउस प्रॉपर्टी में से, राइट। और ये इनकम का मतलब कभी ये नहीं होता कि पॉजिटिवली होनी चाहिए, इनकम माइनस में भी जा सकती है, जिसको अपने लॉस बोलते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर हाउस प्रॉपर्टीज में ऐसे मिलने वाले इनकम अगर माइनस में चली जाए तो वो एलिजिबल नहीं है, नहीं वो एलिजिबल है, पर एक घर में से इनकम आनी चाहिए। एक से ज्यादा अगर उसके पास मकान होते उसमें से अगर इनकम आती तो ITR 1 नहीं कर पाता, राइट। तो यहाँ पे ITR 1 बनने की उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, पहली बात तो कि उसकी इनकम 50 लाख से कम है, वो इंडिया में रेसिडेंट है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट तो नहीं चलेगा, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट होना चाहिए। दूसरा, उसकी इनकम 50 लाख या तो इससे कम होनी चाहिए, सब मिला के, यानी माइनर और बीवी की इनकम सब मिला के। तीसरा, इनकम या तो सैलरी पेंशन में से मिले या फिर एक हाउस प्रॉपर्टी में से या तो अदर सोर्सेज में से, राइट। तो अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो ITR 1 कर सकता है। सबसे मैक्सिमम कंडीशन किसमें, ITR 1 में। अब आगे देखें, हाँ एक और चीज है, ये जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है ना, अगर वो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस पिछले साल का ब्रॉट फॉरवर्ड होता तो कोई भी रिटर्न फाइल नहीं कर सकता। ITR 1 की कहाँ बात करो, ITR 2 भी नहीं फाइल कर सकते, समझे। पर ये ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस नहीं, यानी पिछले साल का लॉस नहीं, इसी साल का लॉस है। इसी साल का लॉस अगर अपने क्लेम करना होने तो मैं बराबर से आपको इसको क्लियर अभी बता देता हूँ। कंफ्यूजन क्या होता है कि मेरा लॉस है पिछले साल और मैं अगर उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहता तो मैं सर्च फॉर्म भर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरा लॉस है पिछले साल का और उसको मैं ये साल कैरी फॉरवर्ड करके मेरी इनकम को डाउन करना चाहता हूँ, लेस करना चाहता हूँ, तो मैं सर्च फॉर्म नहीं भर सकता। यानी अगर मैं कोई भी क्लेम चाहता हूँ इनकम का, या तो रिबेट मांगता हूँ मैं, या फिर डिस्काउंट मांगता हूँ, या टैक्स रिलीफ मांगता हूँ, या तो लॉस कैरी फॉरवर्ड करके उसको माइनस करवाना मांगता हूँ, मैं मांगू तो, अगर मेरे पास ये सारी चीजें है अवेलेबल और अगर मैं उसको क्लेम नहीं करता हूँ, यानी मेरा क्लेम मैं छोड़ देता हूँ, तो मुझे सहज फॉर्म भरने देंगे वो लोग। क्लेम छोड़ दो, यानी तुम दावा नहीं करते उस बात का कि मुझे ये सारी इनकम को माइनस करवाना है, लॉस को माइनस करवाना है, तो तुम क्या करोगे, अगर दावा नहीं करोगे तो सहज फॉर्म भर सकते हो, लेकिन दावा करते अगर अपने मुझे सारे जो भी एक्सपेंस है वो माइनस करने दो, तो उस वक्त तुम सहज फॉर्म नहीं भर सकते, राइट। अब फॉर द ईयर 2018-19 राजेश राज को इनकम सैलरी की कितनी है, 6,80,000, और लॉस एक हाउस प्रॉपर्टी का 1,45,000 आगे लिखा है। देखो तुम अगर देखोगे तो इसके अंदर लिखा है क्लियरली कि ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, राइट। ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, राइट। और इमीडिएटली प्रेसिडिंग प्रीवियस ईयर का ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है। अब अपार्ट फ्रॉम सैलरी he is also having income from interest on FD in State Bank of India Syajigंज branch of 60,000, ये income from other source। इंटरेस्ट कहाँ पे आता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है। He wants to file his return of income in search form ITR 1, however his friend राजीव शर्मा, ये आया बदमाश राजीव शर्मा, who is tax consultant, वो इसको एडवाइस दे रहा है कि नहीं भाई तू ITR 2 फाइल कर, क्योंकि यहाँ पे उसकी इनकम जो है ना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एंड अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम FD इन अ नेशनलाइज्ड बैंक ऑफ इंडिया। अब इसकी एप्लीकेबिलिटी अपने देखनी है, देखो पहले तो सारी कंडीशन लिख दो जो है वो। अब यहाँ पे since Rajesh Rajput having salary income of 6,80,000 but there is existence of loss from house property which is brought forward from preceding year previous year 2018 18-19, तो यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ क्या ITR 2 फाइल कर सकता है, क्योंकि उसमें लॉस को कैरिड फॉरवर्ड को माइनस करवाने की परमिशन है, ITR 1 में नहीं है, राइट। ITR 1 क्यों लोगों को अच्छा लगता है पता है, उसमें डॉक्यूमेंटेशन कम है, कोई प्रूफ नहीं देना है, सीधा तुम रिटर्न फाइल करके छूट जाओ, किसी भी बात का प्रूफ नहीं देना है, राइट। पर इसमें PGBP नहीं आता, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, क्योंकि उसमें क्या आपको सारे प्रूफ रखने पड़ते हैं, जैसे आपका बैंक का स्टेटमेंट आपको रखना पड़े, आपकी FD है तो FD की कॉपीज रखनी पड़े, अगर आप ये सारी इनकम के जितने भी सोर्स है ना अदर इनकम के, वो सब उसके अंदर रखने पड़े,
कब? जब प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रॉफिट, स्टॉक वगैरह सब पूरा रखना पड़ा। जबकि उसमें आईटीआर 1 में क्या है, सीधा रिटर्न फाइल किया और भूल जाओ। आपको पीएनएल अकाउंट और जो बैलेंस शीट है ना, उसको भी आपको ऑनलाइन तैयार तो कर देना है, लेकिन उसको सबमिट करने की जरूरत नहीं है। सबमिट तो खाली एक पेपर है होगा, जो आईटीआर 5 का फॉर्म होता है ना, वही खाली, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं। सब बैठ बैठ के मैंने सीखा है। जब जीएसटी आया था ना, उससे पहले मैंने ये सीखा था। सर्विस टैक्स सीखने की जरूरत नहीं पड़ी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, वो सब पता था कि हमारे टाइम पे भी वो सब आता था। पर सबसे ज्यादा मुझे ये सीखना पड़ा कि आईटीआर कब कैसे फाइल करते हैं। सवाल आता है कि आईटीआर 1 में सहज फॉर्म मैंने फाइल तो कर दिया, उसके बाद में अगर मैं पकड़ा गया तो यहाँ पे पकड़ा जाने के चांस कब है? 12 साल तक आपको है ना अपने सारे फिजिकल रिकॉर्ड्स रखने पड़ते हैं। 8 साल तक फिजिकल रिकॉर्ड्स और 12 साल तक आपको सॉफ्ट कॉपी रखनी पड़ेगी। मतलब मैं अगर आज, मैं यहाँ पे आज कौन सा 1920 का रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब स्क्रूटिनी करेगा ना, मुझे इंक्वायरी में बुलाएगा, तो मुझे सिर्फ 1920 नहीं, उसके पहले के 8 साल के सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ेंगे। 8 साल के फिजिकल डॉक्यूमेंट, तो उसके पहले के 4 साल है ना, उसके फिजिकल नहीं, सॉफ्ट कॉपी यानी ईमेल के अंदर लिखा हुआ, ये कंपलसरी है। यानी आप पे इंक्वायरी कभी भी आ सकती है। तो सहज फॉर्म भर देना आसान है, लेकिन सहज फॉर्म के बाद क्या, अगर एक बार भर तो दिया, लेकिन उसके बाद में इंक्वायरी है तो क्या करेंगे, ये सब के लिए भी तैयारी रखो। आप देखो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन, for the year 2018-19 Karan Kotak is having income from salary of rupees 10 lakh. He is also having brought forward loss from house property of early years. Karan also earn rental income 3 lakh per annum from 3 let outhouse properties in Vadodara. He wants to file his return of income in search form number ITR 1. However, his friend Nirav Parekh, who is a registered TRB tax return professional, advise him to file the return in form number ITR 2 since he is having brought forward loss. यानी उसने बोला कि brought forward loss है ना, तो अब यहाँ पे लिखा है देखो, करण कोटक रेसिडेंट है, बाकी सारी कंडीशन तो जैसे लिखते हैं वैसे। अब यहाँ पे साबित करेंगे ये पैराग्राफ से, since करण कोटक is having salary income of 10 लाख but there is existence of loss from house property which is brought forward from preceding year, तो यहाँ पे ITR 2 फाइल कर सकता है, ITR 1 नहीं। brought forward loss हो तो समझ लेना, यहाँ लिखा नहीं है, ब्रैकेट में लिखा होता नहीं, does not want to claim। अगर वो क्लेम करना नहीं चाहता है तो ITR 1 भर सकता है, लेकिन अगर वो क्लेम करना चाहे, या तो लिखा ना हो सम के अंदर, तो समझ लेने का उसको ITR 2 भर। Sachin Rawal is employed with KQS Private Limited during the year KQS Private Limited during the year 2018-19. He has received salary from KQS Private Limited 10,74,000. During the year, he sold some gold on which he made a capital gain of 1,05,200. Capital gain किया है? He wants to file his return in the, अब ITR 2 आ गया, 1 नहीं ITR 2। However, his friend रोहित मेहता जो अकाउंटेंट है, वो उसको बोलता है कि ITR 4 करो, क्योंकि उसके पास कैपिटल इनकम है, आप उसको एडवाइस दे रही है। अब यहाँ पे पहली बात तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये क्या है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो दिस रिटर्न फॉर्म इज टू बी यूज्ड बाय एन इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ITR 2 की बात करें ना, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या तो इंडिविजुअल, दो में से कोई एक हो ना तो ही आप भर सकते। और जो एलिजिबल नहीं है ITR 1 के अंदर, वो जिसकी इनकम कैसी किस में आती है याद रखो, हु इज नॉट हैविंग एनी बिजनेस इनकम अंडर प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। मतलब PGBP के अलावा किसी भी तरह से इनकम आती हो तो ITR 2 के लिए तुम एलिजिबल हो। PGBP हो नहीं तो एलिजिबल नहीं है। और यहाँ पे क्या है देखो, ये क्या कर रहा है, सैलरी इनकम रिसीव कर रहा है, राइट। Sachin Rawal is having income from salary and capital gain during previous year 2018-19. Looking at the income of Sachin, he can use ITR 2 for filing of return, as ITR 4 is used by taxpayer who wants to declare his income
ऑफ प्रिजम्पटिव बेसिस। मैंने कल प्रिजम्पटिव बेसिस में कौन कौन से सेक्शन समझाए थे? 44, 44A-B, 44A-D-A, 44A-D और 44A-D-A और उसके बाद में 44A-E, 4 अलग अलग सेक्शन समझाए थे। उसमें से पहला सेक्शन बोलता जा रहा हूँ, ध्यान देना। पहला सेक्शन ये है कि 2 करोड़ से कम अगर टर्नओवर हो ने, A-B 2 करोड़ से अगर कम टर्नओवर हो एक साल के अंदर तो। उसके बाद में A-D-A और A-D, पहले A-D और उसके बाद में A-D-A, एक गुड्स के लिए और एक सर्विस के लिए, और लास्ट में जो ए है ना वो कैरेज के लिए। कैरेज बिजनेस जो चलाता है उसके पास 10 से कम कैरेज व्हीकल होने चाहिए। कितने? 10 से कम कैरेज व्हीकल होने चाहिए। तो देखो मैं पहले आपको बता दूं, वापिस एक बार रिकैप करवा लेता हूं। पहले 44A-D, आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए? 2 करोड़ से कम ग्रॉस टर्नओवर, इनकम नहीं ग्रॉस टर्नओवर, सेल सब मिला के सेल्स कितना होना चाहिए? 2 करोड़ से कम होना चाहिए। 44AE के अंदर आपके पास गुड्स कैरेज व्हीकल होने चाहिए, गुड्स कैरेज, पैसेंजर नहीं, गुड्स कैरेज व्हीकल होने चाहिए, और वो भी 10 से कम, 10 या तो 10 से कम, अप टू लिखा है यानी मतलब 10 भी चलेंगे। और इसके बाद में आप अगर प्रोफेशन में हो, इसमें अगर आप प्रोफेशन में हो तो ATA लागू होता है। लेकिन प्रोफेशन के अंदर अगर आप प्रोफेशन में बिजनेस करते हो तो बिजनेस के अंदर आएगा क्या? 2 करोड़ का टर्नओवर। लेकिन अगर आप प्रोफेशन करते हो तो टर्नओवर आएगा 50 लाख। ये MCQ के लिए आता है सब। AD पहला है, AB अपने एलिजिबल नहीं है इसके अंदर। मैं AD से शुरू करता हूँ। AD यानी आपको ITR4 कब बनना है? जब प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हो और आप प्रिजम्पटिव बेसिस के ऊपर इनकम टैक्सेबल बना। प्रिजम्पटिव का मतलब क्या? प्रिजम्पटिव का मतलब क्या? मैं खाली लमसम अमाउंट बोल देता हूँ कि मेरा टर्नओवर इतना है, यानी मैं 2 करोड़ से कम के अंदर आता हूँ, मतलब मेरा अगर टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए का है तो मुझे कितना भरना है टैक्स, पता है आपको? 8% या 6%, ये भी डिसाइडेड है। 8% कब? ध्यान देना, 8% कब? अगर मैं कैश में ट्रांजेक्शन करता हूँ तो 8%, लेकिन अगर मैं सारे ट्रांजेक्शन अगर चेक से करता हूँ तो 6% टैक्स बनेगा। टर्नओवर का 6%, फिर सब भूल जाओ, बाकी कुछ नहीं भरने का तुम। अगर मेरा 1 करोड़ का टर्नओवर है तो 6% टैक्स भर दो, मतलब 6 लाख। अगर एलिजिबिलिटी के हिसाब से देखने जाओ ने, नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट करो तो लाखों में आएगा, लाखों में आएगा। लेकिन अगर आपका 2 करोड़ से कम का टर्नओवर हो ने तो हम इस तरह से प्रिजम्पटिव बेस के ऊपर कर सकते हो। और प्रोफेशन हो यानी सर्विस प्रोवाइड करते हो अगर आप, तो 50 लाख से कम टर्नओवर, इसको प्रिजम्पटिव बेसिस बोला जाता है। राइट, हम प्रिज्यूम कर लेते हैं कि आपका टर्नओवर 50 लाख से कम का है सर्विस के अंदर। तो अगर आपने 40 लाख की सर्विस प्रोवाइड की, कितनी? 40 लाख से कम की अगर सर्विस अगर आपने प्रोवाइड की तो इसके ऊपर 8% या तो 6%। अगर कैश में ट्रांजेक्शन करते हो तो 8%, बैंक से ट्रांजेक्शन करते हो तो 6%। ये ऐसा होता है प्रिजम्पटिव बेसिस ना। केयूर मेहता इज एंगेज इन बिजनेस, देखो आया। कैलकुलेशन कैसे करते हो उसका समाया, 6 सम। केयूर मेहता इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ रिटेल ट्रेड, इज हैविंग टर्नओवर 80 लाख 84,000। बिजनेस है ना, 1.5 करोड़ से कम का टर्नओवर। पर आगे देखो उसके बाद में, he wants to declare the income at the rate of 8% of total turnover by adopting the provision of section 44AD. During the year he has sold his house property and earned a capital gain 15 lakh. He also won lottery 65,000 during the concerned previous year. He wants to file his return of income in the form number ITR4. However, his friend Kapil Sharma, who is accountant, advise करते हैं कि ITR3 में फाइल करो, बराबर। तो क्योंकि उसके पास 2 अलग अलग इनकम दूसरी भी है, कैपिटल गेन की और विनिंग इनकम भी है, लॉटरी की। तो अब एप्लीकेबिलिटी अपने उसके अंदर साबित करनी है। देखो पहले तो दिस रिटर्न मतलब ITR4 की बात करें, जिसका नाम क्या है? सुगम। ITR1 का नाम सहज, ITR4 का नाम सुगम। दिस return form is to be used by an individual or HUF who is resident other than not ordinary resident, or a firm other than LLP which is a resident, whose total income for the assessment year 2019-20 does not exceed 50 lakh and who has income under the following head.
टोटल इनकम यानी प्रॉफिट जिसको बोलते हैं वो 50 लाख से बढ़ना नहीं चाहिए और टर्नओवर 2 करोड़। बात समझना। तुम बोलोगे यार अभी तो आपने बोला 2 करोड़ की इनकम, इनकम नहीं 2 करोड़ का टर्नओवर, क्रॉस, वो भी सारे एक्सपेंस माइनस करने से पहले, यानी ट्रेडिंग अकाउंट का प्रॉफिट बोलते हैं ना अपने, क्रॉस प्रॉफिट वैसा। और सब माइनस करने के बाद में कितना हो जाना चाहिए? 50 लाख या तो उससे कम। यानी तुम्हारा नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 50 लाख या तो उससे कम, बराबर ने। और ग्रॉस टर्नओवर कितना? 2 करोड़। इनकम फ्रॉम बिजनेस वेयर सच इनकम इज कंप्यूटेड ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस अंडर सेक्शन 44A(d), जिसका ग्रॉस टर्नओवर कितना है? अप टू 2 करोड़। और सेक्शन 44A(e), इनकम फ्रॉम गुड्स कैरेज अप टू 10 व्हीकल्स, ये हमने आगे भी सीखा। और इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, जिसमें इनकम कंप्यूट करेंगे, देखो यहाँ ग्रॉस टर्नओवर है 2 करोड़ लिखा है, इनकम 50 लाख होनी चाहिए। यहाँ पे ग्रॉस रिसीट और इनकम दोनों सेम है। इसकी बात करें अपने प्रोफेशन की, उसमें 50 लाख सीधा। और इसकी इनकम सैलरी में से या तो पेंशन में से मिलती हो, या फिर उसकी इनकम एक हाउस प्रॉपर्टी में से या तो अदर सोर्सेज में। केयूर मेहता इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ रिटेल फंड, ही इज हैविंग टर्नओवर ऑफ 80,84,000, also earns capital gain 15 lakh, winning from lottery 65,000 during 2018-19. He can only use ITR 3, क्योंकि ये दो चीजें नहीं होती ने, एक तो कैपिटल गेन और विनिंग फ्रॉम लॉटरी। चलो विनिंग फ्रॉम लॉटरी तो चल भी जाए, क्योंकि विनिंग फ्रॉम लॉटरी अपने एक्सक्लूड कर सकते हैं, बराबर नहीं। पता है क्यों विनिंग फ्रॉम लॉटरी यहाँ पे नहीं आता? क्योंकि विनिंग फ्रॉम लॉटरी को अपने कैजुअल इनकम बोलते हैं, और टीडीएस इसमें टैक्स कलेक्टेड एट टीसीएस होता है उसका। मतलब जहां से तुमको इनकम मिलती है ना, अगर तुम्हारी इनकम 50,000 से ज्यादा होगी ना, तो वो लोग तुमको 30% काट के दे देंगे तुम्हारे हाथ में। 65,000 का, 15,000 का नहीं, 50,000 से ऊपर की इनकम हुई ना, तो 65,000 का सीधा 30% कर करके तुम्हारे हाथ में। पता है ये लिमिट पहले कितनी थी? 5,000 ओनली, 5,000 ओनली। मुझे याद इसलिए कि गुजरात समाज में स्टिकर चिपकाने के आते थे, राइट। मैं कॉलेज में था, कमाता था, पर तो उस टाइम पे ना वो गुजरात समाज में स्पीकर चिपकाए ने, तो उसके बाद में मुझे ना अकाई की म्यूजिक सिस्टम लगी, बड़ी म्यूजिक सिस्टम, 8,000 की म्यूजिक सिस्टम थी। तो उन्होंने मेरे पास से 8 3 24 यानी 24 रुपये भराए थे, रिसिप्ट भी नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे 5,000 से ज्यादा था। लेकिन बाद में इन्होंने क्या कर दिया, 5,000 का 50,000। तो इसी से पता चल जाता है कि रुपये की वैल्यू कितनी कम हो गई। 5,000 का 50,000 करना पड़े तो इसका मतलब करेंसी की वैल्यूएशन कितनी डाउन हो गई, इसी से पता चल जाता है, राइट। तो यहाँ पे याद रखना है कि कैपिटल गेन है ना, इसलिए आईटीआर 3 भर पाएगा ये। तो सारी कंडीशंस बराबर दिमाग में होनी चाहिए, तभी आपको है ना ये चारों तरह रिटर्न के ऊपर के समझाएंगे। और एक बात देखें, ये बड़ा समय देखो प्रैक्टिकल, कितनी इनकम अपने भरेंगे इसके बारे में देखो। ये जो क्वेश्चन है ना उसके अंदर, उसके बाद में ये लास्ट में उसका आंसर सब चीजें दे दी है। पूरा रिटर्न कैसे फाइल करते हैं उसके ऊपर लिखा है ये, हाँ ये इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपना आंसर आ जाएगा। खाली पे 20% लिखा है ना, उसकी जगह 15% करना पड़ेगा, आंसर सेम आ जाएगा। देखो मैं अभी पहले क्वेश्चन रीड करता हूँ, क्वेश्चन कितना है और आंसर कितना है, देखो कितनी सब चीजें लिखी हुई है, देखो ध्यान देना। आपका राकेश रमन भाई राठौड़, रेसिडेंट इन इंडिया, डेट ऑफ बर्थ 20 अगस्त 1986, और पैन नंबर क्या है उसका? AKRPR 4587F। provides following details of his income for the previous year 2018-19. Salary includes 2,400 प्रोफेशनल टैक्स, यानी 2400 रुपये ऐड किए हुए इसके अंदर। 8,57,400 उसकी सैलरी है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पर यह सेल्फ ऑक्यूपाइड, 75,000। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसमें से 5,000 रुपये जो है ना वो बैंक इंटरेस्ट मिलता है सेविंग्स अकाउंट में से, और एफडी का इंटरेस्ट मिलता है, एफडी का इंटरेस्ट मिलता है फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा 80,000। अब राकेश रमन भाई राठौर कहाँ रहते हैं, एड्रेस भी दिखा, पता है आपको पूरा रिटर्न फाइल करने की इन्फॉर्मेशन दी थी, पूरा रिटर्न कंप्लीट। ये जो इन्फॉर्मेशन है ना वो बहुत सारी चीजों काम ही नहीं लगती। रिसाइड्स यानी 101A कहाँ रहता है? दर्शनम विला, कारेलीबाग, वडोदरा 390002, एंड हैविंग मोबाइल नंबर भी दिया है, ईमेल आईडी
he has made the following investment during the previous year. Contribution to provident fund, लेकिन एम्प्लॉय का है, खुद का नहीं, rupees 85,000. रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ हाउसिंग लोन कितना है 45,000. एबीपी लिमिटेड जो एम्प्लॉयर है राकेश रमन भाई राठौड़ के, उन्होंने टीडीएस काटा हुआ है अपनी सैलरी के अंदर से 60,000. एंड बैंक ऑफ बड़ौदा उसने सैलरी के अंदर से ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट 75,000 था, लेकिन उसने 7,500 टीडीएस काट के आपको पैसे दिए. He has a saving bank account with Bank of Baroda सयाजीगंज ब्रांच, वो भी दे दिया है कि कौन सा अकाउंट नंबर है, उसका आधार नंबर क्या है, पासपोर्ट नंबर क्या है. फिर he has received dividend from Indian company amounting to rupees 9,80,000. You are required to prepare income tax return form for Rakesh Raman Bhai Rathore for the previous year 2018-19, which is submitted by him on July 20 July 2018. कब सबमिट कर रहा है? 20 जुलाई को सबमिट कर रहा है, राइट. अब देखें पूरा रिटर्न कैसे फाइल करेंगे. कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम मैं आपको बोलता जाऊंगा कौन सी चीज कितनी थी वहां पे. देखो पहले आपने क्या करे, ग्रॉस सैलरी 8,57,400, 8,57,400. सैलरी इनकम हो ना तो 40,000 रुपए का फिक्स डिडक्शन होता है. तो स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना 40,000 रुपए. और प्रोफेशनल टैक्स किसने पे किया? तुमने नहीं, सामने वाले ने पे किया, वो भी माइनस होगा. एक मिनट, खुद ने पे किया है तो माइनस होगा, सामने वाला पे करेगा तो आएगा नहीं. खुद ने पे किया होगा, यस, उसने खुद ने पे किया है तो यहाँ पे 2,400 माइनस करेंगे तो तुम्हारी नेट सैलरी इनकम आएगी 8,15,000. ये सैलरी की इनकम पूरी हो गई, एक इनकम पूरी हो गई तुम्हारी. अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एनएवी तो होगी नहीं. क्यों नहीं होगी? क्योंकि खुद की सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में अपने एनएवी नहीं लिखते, तो एनएवी नील. देखा, दोनों साल का एक साथ, दोनों सेमेस्टर का एक साथ में एक समय. एनएवी कितना? नील. डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 स्टैंडर्ड डिडक्शन तो होगा ही नहीं, 30% जो करते हैं के ऊपर अमाउंट नील है इसलिए. इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल ऑलरेडी दिया है तुमको 75,000, तो 75,000 सीधा तो माइनस में इनकम गई इसकी, राइट. अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो सेविंग बैंक के ऊपर डिपॉजिट कितनी है 5,000 और इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट है तुम्हारी 75,000, दोनों मिला के 80,000. टोटल ग्रॉस टोटल इनकम कितनी हो गई? 8,20,000. ओके. नाउ एटीसी में डिडक्शंस, एटीसी में डिडक्शन, एक तो कंट्रीब्यूशन जो तुमने तुम्हारे एम्प्लॉइज के लिए दिया वो 85,000 और रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ हाउसिंग लोन 45,000, ये दोनों को मिला तो 1,30,000 रुपए. लेकिन मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा तुमको? 1.5 लाख रुपए का, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता. पर मैक्सिमम है ना, या तो 1,30,000 उससे कम है तो हमारा डिडक्शन अमाउंट 1,30,000, व्हिचएवर इज लेस. दो में से जो कम होता है ना वो. वापिस रिपीट कर रहा हूँ, 80C में 80C से लेके 80U तक का डिडक्शन सब मिला के टोटल कितना होना चाहिए? 1.5 लाख, उससे ज्यादा नहीं हो सकता. तो कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ कितना? 85,000 और रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ हाउसिंग लोन 45,000, दोनों मिला के 1,30,000 है. 1,30,000 है. अब सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कितना? 1,50,000. मैक्सिमम 1,50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. अब दोनों में से विचेवर इज लेस तो 1,30,000 हो जाएगा. अब ये आता है देखो, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट सेविंग बैंक के ऊपर हो ने तो माइनस कितना? माइनस पूरा. ध्यान दो, अगर 10,000 से ऊपर होता है ना वो इंटरेस्ट, तो वो टीडीएस काट के तुमको दे देंगे पैसा, पर तुमको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिखाना नहीं है इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट. लेकिन अगर पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट को ध्यान देना, पोस्टल सेविंग्स बैंक अकाउंट तो तुम्हारे अकेले के नाम से है ना, तो जितना इंटरेस्ट मिलेगा ना उस पर 3,500 रुपये माइनस मिलेगा. लेकिन हस्बैंड वाइफ के ज्वाइंट अकाउंट से तो 7,000 रुपये माइनस मिलेगा, राइट. सोचो कितना सब दिमाग में घुमाना पड़ता है तो एक सम कर सकते हो. टैक्स ये होता है, बराबर है, टैक्सेशन ये होता है. और ये तुमने सब माइनस किया तो फाइनली तुम्हारा आंसर नेट इनकम आती है 6,85,000. नाउ हम 6,85,000 के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करते हैं कि कितना टैक्स भरने का आएगा. देखो पहली बात तो उसकी एज वगैरह लिखी है तो मतलब वो 60 ईयर्स से नीचे का है, तो उसको कितना, खाली एक चीज अपने को करनी है इसके अंदर. देखो 2,50,000 जो है ना, तो 2,50,000 तक तो उसको कोई टैक्स पे नहीं करना है, अप टू 2,50,000. अब 2,50,000 से 5 लाख तक मतलब 2.5 लाख हुआ,
तो 2.5 लाख के ऊपर टैक्स पे करेगा वो कितना, 2,50,000 इंटू 5%, राइट। तो 12,500 रुपये तुमको टैक्स पे करना है। अब ये लिमिट चेंज हो गई है, ये पिछले साल वाली लिमिट है। करंट ईयर की लिमिट कितनी है, 5 लाख से 7.5 लाख तक 15% टैक्स भरना, या 20% लिखा है, इसलिए मैं इसको कैंसिल करता हूँ और इसकी जगह पे मैं लिख रहा हूँ 15%, 15%। कितना होता है देखो, 15% ऑफ 185,000 27750। तो अपने इसको और ये 12,500 को ऐड कर दे तो टोटल टैक्स तुम्हारा आ जाएगा, कितना आता है देखो, 40250, राइट। उसमें 4% तुम्हारा क्या है, हायर एजुकेशन सेस, 4%। ये 4% अगर इसका कर दे, अगर 40,250 का, तो कितना आता है, 1610। अब इन दोनों को अपने प्लस करें तो 6081 और ये 4 आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखा है, टीडीएस काटना है आपको, देखो टीडीएस 60,000 एबीबी लिमिटेड ने काटा हुआ है तुम्हारी सैलरी के लिए से, और बैंक ऑफ बड़ौदा ने 7500। जो टीडीएस कटा है ना वो इसमें से माइनस हो जाएगा, जितना टीडीएस कटा है ना वो सब इसमें से डायरेक्टली तुम्हारी टैक्स अमाउंट में से माइनस हो जाएगा। वो माइनस कर दो, उसके बाद में फाइनल तुमको माइनस में आंसर आता है। देखो 16,020 माइनस में, इसमें मैं यहाँ पे करता हूँ, देखो 1 मिनट अपने लिए, अपने अमाउंट कितना आता है, 67,500, राइट। 41,860 माइनस 67,500, 41,860 माइनस 67,500, 25,640। ये पता है आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। आप जब रिटर्न फाइल करते हो ना, इस रिटर्न फाइल करने के 45 डेज के अंदर ये रिटर्न आ जाते हैं। अगर 45 डेज से ज्यादा हो जाता है, वैसे तो 15 दिन की, 15 दिन है मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं है परफेक्टली, पर रिफंड है नहीं, कुछ टाइम के अंदर वापस आ जाता है तुम्हारे अकाउंट में, जिस अकाउंट के अंदर से तुम पेमेंट करते हो उसी अकाउंट से। आधार बेस्ड है, इसलिए आधार कार्ड पहले अकाउंट बुक करेगा, जिस अकाउंट को तुमने प्राइमरी अकाउंट बनाया होगा आधार के अंदर, वो ऑटोमेटिकली उस अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा पैसा, राइट। ये पूरी तरह से टैक्स भरने का, मैं वापस पूरा सब एक बार बता देता हूँ आपको, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते देखिए। मेन क्वेश्चन को देखो आप, क्या है, क्या चीज है अपने माइनस की, कंप्लीट है ये पूरा सब, सेकंड यूनिट कंप्लीट। अगर बोले ना फर्स्ट सेकंड यूनिट का सब एक साथ में, तो ये सम के अंदर हो गया तुम्हारा। देखो अभी इसमें राकेश रमन भाई राठौड़, बराबर, उसके लिए अपने सैलरी इनकम लिखी 8,57,400, और उसमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी माइनस में 75,000। फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इंक्लूडिंग 5,000 ऑफ सेविंग बैंक इंटरेस्ट और एफडी इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा 80,000। फिर राकेश रमन भाई राठौर, वो कौन सी जगह पे रहते, वो सब लिखा है, वो कोई काम का नहीं है, लेकिन ये देखो उसने इन्वेस्टमेंट जो किया है ना, वो 80C से लेके 80U के अंदर माइनस होता है कि वो चेक करेंगे। तो कौन कौन सा कॉन्ट्रीब्यूशन है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय के लिए 85,000 का किया, और रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ हाउसिंग लोन। याद रखना ये डिडक्टिबल अमाउंट होगा सीधा तुम्हारे पास, तुमको खाली याद क्या रखना है कि 1.5 लाख से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, बस उससे ज्यादा ज्यादा कोई चीज अपने याद नहीं रखेंगे। यहाँ पे टीडीएस उसकी सैलरी में से कटा है 60,000, जो अपने लास्ट में माइनस किया, राइट। और यहाँ पे टीडीएस उसका इंटरेस्ट के अंदर से कटा है 7,500, वो भी अपने लास्ट में माइनस किया। तो हमने ये दोनों को लास्ट में, सबसे लास्ट में 67,500 को माइनस किया। उसने डिविडेंड भी रिसीव किया है कंपनी के पास से, इंडियन कंपनी पर। आपको पता है ना कि 10 लाख तक का डिविडेंड नॉट टैक्सेबल, अगर 10 लाख से ऊपर होता ना तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लिखते। अगर ये 10 लाख 20,000 होता तो 10 लाख 20,000 पूरा। कितना होना चाहिए, 10 लाख लिमिटेड। 10 लाख से अगर नीचे है ना डिविडेंड, तो आपको नॉट चार्जेबल टू टैक्स। इंडियन कंपनी हो तो, फॉरेन कंपनी में तो 1 रुपया भी चार्जेबल टू टैक्स है, राइट। अब इसको अपने यहाँ पे देखा तो देखो ये ग्रॉस सैलरी, उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन हमेशा सैलरी में से 40,000 का मिलता है, और प्रोफेशनल टैक्स का 2400, दोनों माइनस करें तो 1,15,000 खाली आपकी सैलरी इनकम आ गई। फिर उसके बाद में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वो तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उसको नील कर दिया आपने। तो सिर्फ डिडक्शन किसका मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, वो भी कितना
मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 2 लाख। पहले 1.5 लाख थी, अभी कितनी हो गई है? 2 लाख। 75,000, तो 75,000 अपने माइनस में रहेंगे। फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो सेविंग बैंक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 5,000 और 75,000, तो 80,000 आया। अब एक सवाल, इसमें सेट ऑफ किया है, तुमने देखा ही नहीं। ऊपर सैलरी की इनकम के अंदर से तुमने हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को सेट ऑफ किया है। देखो, एक इनकम प्लस में है, दूसरी इनकम माइनस में, तुमने सेट ऑफ किया है। तो मैंने बोला था आपको कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बाकी सब में से अलाउड है, लेकिन बाकी सबकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में से अलाउड नहीं है। बात समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? हाउस प्रॉपर्टी में अगर लॉस होता है ना, तो बाकी कोई भी इनकम में से अपने उसको माइनस करवा सकते हैं। लेकिन लेकिन अगर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम पॉजिटिव और बाकी सब इनकम माइनस में हो ना, तो नहीं करा सकते, सिवाय बिजनेस इनकम, जो भी नॉर्मल बिजनेस। एक ही बिजनेस का एक ही बिजनेस अपने एक साथ में नहीं ले सकते, और वह तुम्हारा स्पेक्युलेटिव बिजनेस, राइट, जो नसीब के ऊपर होता है, वो कैजुअल इनकम जिसको बोलते हैं। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, सेविंग बैंक इंटरेस्ट 5,000 और इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 75,000, दोनों मिला के 80,000, दोनों मिला के 80,000, 8,20,000 तुम्हारी ग्रॉस टोटल इनकम होगी। अब जितना टोटल इन्वेस्टमेंट किया वो सबका टोटल कर दो, 1,30,000 तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है। उसमें से हमारी लिमिट कितनी है? 1,50,000। तो जितना कम होने दो में से वही अपने लिखेंगे, तो 130 अपने माइनस कर दिया। एंड फाइनली जो इंटरेस्ट है वो 80 डबल टी ए में से माइनस मिलता है।